Hello viewers, welcome to my YouTube channel. This is fourth part of our video on Anglo-Saxon literature. Our next part is on Anglo-Saxon riddles and Anglo-Saxon prose. So far as Anglo-Saxon literature is concerned, Anglo-Saxon riddles are also part of this literature. So about Anglo-Saxon riddles, जिसको हम उर्दू में पहेलियाँ भी बोलते हैं, ये एंग्लो सेक्सन लिटरेचर की बड़ी ही नुमायाँ एक जॉनरा में मिलता है, जिसको नज़्म और नसर के ऑलमोस्ट बीच बीच में रखना मुनासिब मालूम होता है। ये पहेलियाँ या रिडल्स बड़ी अजीब सी चीज़ हैं। इनमें से कुछ सिर्फ़ कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ पूरे पूरे बयान हैं और कुछ मुकम्मल कंप्लीट पोम्स हैं। हर किस्म के एनिमल्स और अजसाम फ़ल्की जिसका ताल्लुक़ अक्सर आसमान से जुड़ी चीज़ों से होता है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हो सकते हैं, बहुत सारे फ़नून, हथियार, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कपड़े और दीगर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें। ग़लत दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनके मौज़ूआत ना हों। कुछ पहेलियाँ ऐसी ऐसी पोम्स हैं जो अगर कहा जाए कि उनके ट्रेजिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, जैसे आंधी, जैसे हवा, आंधी या हवा की कोई पहेली या रिडल जिसमें पहले आंधी को खुदा के हुक्म से एक तरह से जकड़ लिया गया है, बंधा हुआ दिखाया गया है कि जैसे उसको कैद किया गया हो, फिर वो आज़ाद होती है और समंदर के पानी को रोनती है और समंदर के अंदर तुग़यानी आती है। ये पोम जो है, अगर आज के ज़माने का रीडर इसको रिलेट करे तो शैली की जो बड़ी मशहूर ज़माना पोम है जिसको हम ओड टू द वेस्ट विंड के नाम से जानते हैं, उसके साथ इसको रिलेट किया जा सकता है। किसी हद तक ये रिडल्स या ये पहेलियाँ जो हैं वो तमाम एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में सबसे ज़्यादा दिलचस्प समझी जाती हैं और सबसे ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट इनका हमें लिटरेचर के अंदर नज़र आता है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा एंग्लो सेक्सन प्रोज़ है जिसको हम नसर भी बोलते हैं। एंग्लो सेक्सन लिटरेचर के अंदर जो प्रोज़ है उसकी बहुत अहमियत है। अगर कहा जाए तो शायद पोइट्री जो हम तक पहुंची है या नहीं पहुंची है या उस तरह से नहीं पहुंच पाई है, कुछ कुछ पीसेस के अंदर हमारे तक पहुंची है, लेकिन जो मज़हब की तबलीग है उसके अंदर नसर का रोल बहुत नुमायाँ नज़र आता है हमें। जैसे कलीसा से जुड़े जो स्कॉलर्स हैं, जो चर्च से जुड़े स्कॉलर्स हैं, उन्होंने लैटिन के अंदर अपनी राइटिंग्स छोड़ी हैं, जो शुरू के अंदर बहुत शुरू का ज़माना जो एंग्लो सेक्सन का था उससे ताल्लुक़ रखती हैं। कुछ अरसे के बाद लैटिन को अगर कहा जाए तो नेशनल लैंग्वेज समझा जाने लगा या नेशनल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करने की एक मूवमेंट शुरू होती है, हमें दिखाई देती है। इसी सिलसिले में एक किंग जिसका नाम एल्फ्रेड द ग्रेट है, उसकी शख्सियत बहुत अहम है, जो शायद उस मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए या अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाने के बाद जो उसने सबसे ज़्यादा तवज्जो दी इंग्लैंड के अंदर, वो अपनी नेशन के कल्चर को दी। अपने कोर्ट में वो हर तरह के स्कॉलर्स को जमा करता था। उसने लैटिन ज़बान सीखी, उसने ख़ुद तर्जुमों का काम शुरू किया, और लैटिन सीखने की वजह से वो काफ़ी एक्सपर्ट हो गया इसमें। उसने एक हिस्ट्री की बुक थी यूनिवर्सल हिस्ट्री जो ओरिशियस ने लिखी थी, उसका तर्जुमा किया। फिर बीड की बहुत मशहूर ज़माना जो तसनीफ़ है एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री, वो उसने उसको ट्रांसलेट करवाया। और शायद उसने एक और राइटिंग है जो बड़ी फेमस है ग्रेगरी की, जो पेस्टोरल रूल है कि जो पेस्टोरल रूल के अंदर अगर देखा जाए तो शेपर्ड्स किस तरह से क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, उसका तर्जुमा भी उसने लैटिन ज़बान के कुछ स्कॉलर्स के साथ मिलकर सर अंजाम दिया। फिर बोथियस की एक तसनीफ़ है कंसोलेशन, उसका तर्जुमा भी उसी के हुक्म से किया गया। उसके बाद जो है जनाब उसकी जो प्रोज़ है उसके अंदर हमें एक ख़ासियत जो नज़र आती है, एक पेक्यूलियर क्वालिटी जो हमें नज़र आती है वो नेशनल लिटरेचर के अंदर, वो कभी कभी हमें आर्टिफिशियलिटी उसके अंदर हमें नज़र आती है कि वो मैकेनिकल हो जाता है, मगर ज़्यादातर उसमें हमें वो सिंपल और नेचुरल लैंग्वेज के अंदर एक ख़ास रब्त के साथ, एक ख़ास तरतीब के साथ लिखता हुआ दिखाई देता है। जो प्रोज़ के अंदर हर जगह और हर ज़माने के अंदर जो प्लेन लैंग्वेज होती है, ग़ालिबन 901 ईस्वी में
الفریڈ کا دور کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو اس دور کے اندر جو ادب ہے، جو لٹریچر ہے، اس کی ترقی بھی ہمیں رکتی دکھائی دیتی ہے۔ پھر کچھ خانقاہوں کی اصلاح کا دور آیا، اور سینٹ بینیڈکٹ کے حکم کے احکام کا دورہ ہوا، تو مذہب کو دوبارہ عوام تک پہنچانے کے لیے دوبارہ سے پروز کا سہارا لیا گیا۔ اور اس سلسلے میں دو پروز رائٹر جو بڑے فیمس ہوئے، بڑے نمایاں ہوئے، اور ان کی نثر جو ہے الفریڈ دی گریٹ کی نثر سے بھی زیادہ ڈیولپڈ اور زیادہ میچور ساؤنڈ کرتی ہے۔ اس کے اندر ایک جو ہے اس کا نام الفرک ہے، اور الفرک جو ہے اس کی جو رائٹنگز ہیں جس کو ہومیلیز کہتے ہیں، اس کی نثر کے اندر ہم پوئٹیکل کوالٹیز، پوئٹیکل ایلیمنٹس دکھائی دیتے ہیں، مگر اس کو پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی پریسٹ عام لوگوں سے بات کر رہا ہے اور عام لوگوں کو اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہے۔ تو اس کی رائٹنگز کے اندر ہمیں کلینلینس، بیوٹی، ہارمنی، انوویشن اور بریوٹی، اس طرح کی کوالٹیز ملتی ہیں۔ الفرک کے دور کے اندر ایک اور نثر نگار جو ہے جس کا نام ہمیں سننے کو ملتا ہے، اس کا نام وولفسٹن ہے۔ اس کا نام بھی کافی لیا جاتا ہے، تاہم اس کا نام الفرک کے مقابلے کے اندر اتنا فیمس نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینگلو سیکسن قوم جو ہے وہ نارمن کی غلامی میں آ گئی، اور ان کے کلچر میں بھی ایک انقلاب آتا ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور ایک ادب کا نیا دور شروع ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم مزید اپنی اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔